नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं हूं आप सभी का प्यारा दोस्त और आप सबका स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे से चैनल पे जिसका नाम है डे नाइट स्टडी। दोस्तों, अगर बात करें पिछले 3-4 क्लासेस की या पिछले 3-4 वीडियोस की जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, बेसिकली उसमें मैं प्रकाश की एक ऐसी घटना के बारे में जिक्र कर रहा हूं, एक ऐसा थ्योरी पढ़ा रहा हूं प्रकाश से रिलेटेड जिससे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं और आए हैं। लेकिन उससे पहले मैं बात करूं कि मुझे क्या आज पढ़ाना है, क्या मैं आज आपको सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक आप लोगों से एक बात कहनी थी। बात ये थी दोस्तों कि अगर मैं वीडियोस के लाइक्स को देखता हूं और वीडियोस के कमेंट्स के देखता हूं और अगर वीडियोस के मैं व्यूज की बात करता हूं और कितने वॉच टाइम की बात करता हूं, तो ये देख के सारा डेटा एनालिसिस करने के बाद मुझे ये लगता है कि आप लोग पूरा वीडियोस नहीं देख रहे हो। ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे वीडियोस को कितने बच्चे देख रहे हैं। ठीक है, अगर अच्छे बच्चे देखेंगे तो जाहिर सी बात है, बहुत सारे ढेर बच्चे देखेंगे तो जाहिर सी बात है, खुशी होगी। लेकिन जितने बच्चे प्रेजेंट टाइम में देख रहे हैं वीडियोस को, एटलीस्ट उनका तो काम यह है कि वो पूरे वीडियो को देखें। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा? इससे यह फायदा होगा कि एक तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, दूसरी बात यह है कि आपका और हमारे बीच में एक रिलेशनशिप बनेगा। आप हमको समझेंगे, हम आपको समझेंगे। ठीक है, आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे कमेंट्स में, हम वहां इसको क्लास में डिस्कशन करेंगे। लेकिन आप लोग क्या करते हैं दोस्तों, आप लोग वीडियो को बीच में स्किप कर देते हैं। आपको लगता होगा कि सर बहुत चीजें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो नहीं बतानी चाहिए तो बता रहे हैं, थ्योरी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मुझे फार्मूला चाहिए, आपको लगता है कि मुझे फार्मूला चाहिए, फार्मूले पे रखूं, पुट करूं, मेरा आंसर आ जाए। ठीक है, मैं दे दूंगा। अगर कहोगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिर एक लेक्चर सीरीज बनाऊंगा, मात्र एक क्लास में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खत्म। लेकिन उससे सीखोगे क्या? क्या सीखोगे? पढ़ा है तुमने कुछ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में? अगर बात कहें 11-12 के बच्चे अगर हो तो पढ़ा है कुछ? मुझे तो नहीं लगता पढ़ा होगा। क्यों? क्योंकि अभी तो 2 साल से कोरोना का काल ही चला, कोविड प्रोटोकॉल चल रहा, ना कॉलेज चल रही है, ना स्कूल खुल रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रही है। तो कुछ समझ में आया आप लोग को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में? मैं इसलिए पढ़ा रहा, इसलिए थ्योरी क्लियर करा रहा, ताकि आप लोग को अगर कोई अगला वाला व्यक्ति पूछे आपसे, या फिर जो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो जो आपसे पूछे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना के बारे में, तो उसको आप हेड टू टेल बता सकें या टेल टू हेड, जहां से पूछे, इन दोनों के बीच में जहां से भी पूछे आप उसको क्लियर कर सके। ऐसा नहीं कि फिर आप लज्जित हो जाए, फिर कहें कि हमको नहीं आता, हमको नहीं पता, हमें कुल फार्मूलाज पता है। ऐसा करने का कोई मतलब नहीं है, ऐसा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसा पढ़ना हो ना तो कॉपी किताब बंद करके कोई जॉब कर लो। ठीक है, हम तो कहते हैं अगर ऐसे ही पढ़ाई करनी तो कॉपी किताब बंद करो, एक जॉब करो। कम से कम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसके बारे में एटलीस्ट इतनी तो नॉलेज होनी चाहिए कि कोई भी पूछे तो उसका कम से कम जवाब आना चाहिए। पर ऐसा पढ़ते नहीं हो आप लोग को लगता है कि फार्मूला चाहिए, फार्मूला चाहिए, फार्मूला चाहिए। हम गारंटी के साथ कहते हैं मैं फार्मूला लिख दूंगा, ठीक, अभी फार्मूला लिख रहा हूं और फार्मूले से आप एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाइए। नहीं होगा, फिजिक्स में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों? क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर, आपको पता ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी मात्रक है, जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या अंतर है। जब वो क्लियर ही नहीं होगा बच्चों, तो आप लोग करोगे क्या? करोगे क्या एग्जाम में जाके? कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। फिर कहोगे कि यार मेरी गलती नहीं, अपनी गलती लोगे नहीं, कहोगे मेरी गलती नहीं, जो पढ़ाया उसने मुझे सही से नहीं पढ़ाया। ये तो नहीं कहोगे कि जो उससे पढ़ा रहा था मैंने स्किप करके फार्मूलास नोट कर लिया है। ऐसा कोई मतलब नहीं है। हाँ, मैं क्यों यूट्यूब पे पढ़ा रहा कि आप लोग का कुछ भला हो जाए, कुछ आप लोग सीख जाए। और यकीन मानिए इतना अच्छा कंटेंट जो मैं प्रोवाइड करा रहा, अब कहीं और पे जाइए इतना बेसिक डिटेल में नहीं बताएंगे। वो आपको क्या करेंगे, ऐसे ऐसे नोट करा देंगे फार्मूला, आप फार्मूला नोट कर लेंगे, सवाल 2 लगवा देंगे, सवाल सॉल्व, अच्छा आप तो सब सवाल आ गया। लेकिन यकीन मानिए आगे चल के आप लोग को बहुत परेशानी होने वाली है इस सवाल से। जब आप यूजी के लिए तैयारी कर रहे हैं, जब यूजी में एडमिशन लेंगे, जब यही चीज फिर से आपसे पूछा जाएगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में आप लोग क्या पढ़ के आए हैं, तो क्या जवाब दोगे अपने टीचर को? तो अभी ये टाइम है, खुद को डेवलप करो, ताकि आगे जो क्लासेस में आप लोग जाओगे उसमें आप लोग को शर्मिंदा महसूस ना होना पड़े। ठीक है, फार्मूला लिखवाने को तो मैं भी लिखवा सकता हूँ, बहुत सारे फार्मूलाज पढ़े हैं, बहुत सारे सीट हैं, मैं दे दूंगा क्वेश्चन सीट, आप लोग सॉल्व करिए, करते रहिए, पूरे दिन करते रहिए, नहीं बीतेगा। एक टॉपिक पे 350, 400 क्वेश्चन आप कहाँ करेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो हमको इतना पढ़ाना है कि हमको 25 से 30 क्वेश्चन लगवाने हैं, लेकिन ऐसा लगवाना है कि 25-30 क्वेश्चन में से जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हैं आने के क्वेश्चन आ जाए। इसीलिए तो हम लोगों ने एक कोर्स लॉन्च किया है,
हम लोगों ने अपने डीएनएस एजुकेयर ऐप पे एक कोर्स लॉन्च किया है। उस कोर्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, बच्चों को सीरीज वाइज एकदम पढ़ा रहे हैं ना। कहते हैं कि विज्ञान की भाषा कहते हैं सुसंगठित, सुव्यवस्थित, अनुक्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो हम लोग सीरियल वाइज से एक एक चैप्टरों को क्लियर करते चल रहे हैं विद द बेसिक, और उसमें हमारे बच्चे जो जुड़े हुए हैं उनको सीट मिल रही है, वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, उनका अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। लेकिन आप लोग के लिए लेक्चर्स यूट्यूब पे फ्री कराया जा रहा है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि हमारी ये संस्था ऐसी नहीं है कि बच्चों को भरमाए कि नहीं हम पूरा फ्री पढ़ाएंगे। हम अभी भी कहते हैं, मेरा चैनल भी ये कहता है कि हम पूरा कंटेंट फ्री में नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हमारी भी कुछ प्रॉब्लम्स है, हमारा भी कुछ टाइम मैनेजमेंट है, हमको कई जगह से पढ़ाने होते हैं, यहाँ भी पढ़ाना होता है, एफपी भी पढ़ाना होता है। अगर टाइम मैनेजमेंट होने की वजह से हम कुछ ही क्लास दे पाएंगे। आई होप कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो लेक्चर सीरीज चल रही है, कोशिश करूंगा कि पूरा कंप्लीट करा दूं। लेकिन अगर टाइम का ऐसा मैनेजमेंट नहीं हुआ तो मुझे बीच में स्किप करना पड़ेगा। लेकिन जो बच्चे पेड कोर्स लिए हैं उनको तो पढ़ाना पड़ेगा, उनको पूरा सीरियल वाइज से पूरा पढ़ाया जाएगा। और कितना फीस है, आप लोग एक बार ऐप डाउनलोड करके देखिए, आप उसमें कोर्स जो है बीएससी मैथ का कोर्स परचेस करिए, देखिए आपको कितना फीस होता है। आप खुद देख के समझ जाएंगे कि इतने मिनिमम अमाउंट में कोई 3 सब्जेक्ट कैसे पढ़ा सकता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों कोई कैसे दे सकता है। आप खुद बड़े हो गए, आपके पास खुद नॉलेज है, आप कंपेयर करिए, बहुत सारे इंस्टीट्यूट से कंपेयर करिए और देखिए कि इतने कम अमाउंट में इतनी बेस्ट फैकल्टी आपको कहाँ मिल रही है, जो कि आपको बेसिक प्लस न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराए। तो वो खैर वो सब की बात नहीं है। हम क्या कर रहे थे, आते हैं पिछले वीडियोस में, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के पार्ट 4 में हम बात कर रहे थे कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट शावर, नहीं यही थंबनेल पे एक हेडिंग भी होगा कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट शावर, कि प्रकाश की जो किरण पुंज आ रही है, प्रकाश की एक जो बौछार आ रही है, उसमें इंटेंसिटी कितनी है, पावर कितनी है, क्षमता की बात करें पावर कितनी है। और फिर आते थे, हम बताए थे कि क्या इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, पावर किस पे डिपेंड करता है, फार्मूलाज क्या होते हैं, विद द कॉन्सेप्ट के साथ मैंने क्लियर कराया। आज का जो मेरा टॉपिक है, ठीक है, मैं हट नहीं रहा बोर्ड से, तो आप लोग देखोगे तो बहुत हंसोगे, ठीक है। मैं बताता हूं कि आज मुझे क्लियर क्या कराना है। आज मुझे पढ़ना है फ्री इलेक्ट्रॉन इन मेटल्स, यानी धातु के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। दूसरे पढ़ना है टाइप्स ऑफ इमिशन, कि जो इलेक्ट्रॉन का इमिशंस हो रहा है वो कितने प्रकार का हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन का जो उत्सर्जन हो रहा है किसी मेटल से, किसी धातु से, ठीक है, उस कितने प्रकार का होता है, कैसे कैसे हम इमिशन करा सकते हैं। अगला आता है कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क फंक्शन। यदि बात करें कार्यफलन की बात करें, वर्क फंक्शन की बात करें, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत लोग नहीं समझ पाते वर्क फंक्शन क्या होता है। तो आज इस क्लास में वर्क फंक्शन का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से तमाम होने वाला है, ठीक है। अगला पढ़ते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये भी इसलिए रेड मार्कर से इसलिए लिखा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्यों, क्योंकि ये अगर नहीं आया तो पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिमाग से उतरने वाला, चढ़ने वाला है नहीं, पूरा एकदम तहस नहस हो जाएगा। और ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क मैं बताऊंगा क्या है, ठीक है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम जाने कि ये सब क्या होता है, आपको चलते हैं कि स्टोरी बताते हैं, एक प्यारा सा स्टोरी, एक प्यारी सी घटना बताते हैं। हालांकि इस घटना से किसी का कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन इस घटना से हमारे प्रकाश वैद्युत प्रभाव का बहुत कुछ लेना देना है, ठीक है। और इसमें नाम और जो कलाकार हैं उनकी गोपनीयता के लिए सभी के नाम बदल दिए गए, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि हमारी मटरू और पटरू की स्टोरी क्या है, ठीक है। बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये है पटरू। पहले जान लेते हैं कौन कौन इसमें से कौन कौन से किरदार हैं, ठीक है। एक तो है पटरू ना, पतरू, सॉरी आई थिंक पतरू। एक है पतरू, एक है मटरू, और दूसरी है मटरू की मम्मी, और चौथे है मटरू की डैडी। 4 लोग हैं। क्या है? पतरू जो कि मटरू का दोस्त है, ये है मटरू, ये मटरू की मम्मी, और ये मटरू के डैडी। 4 लोग हैं, ठीक है। ये मटरू का दोस्त अभी ये बाहर है, घर के बाहर है, ठीक है। मैंने घर बनाया है कि मटरू की मम्मी, मटरू और मटरू के पापा, तीनों लोग क्या है, घर में, और पतरू बाद में आएगा, वो दोस्त। तो अभी इनके बारे में जिक्र करते हैं, ठीक है। बेचारा देखो, ये मम्मी ने, मटरू की मम्मी ने मटरू का हाथ पकड़ रखा, यानी कि मटरू को कहीं जाने नहीं दे रहे। बेचारा मटरू जाना कहाँ चाह रहा है, खेल का मैदान, यहाँ मैच चल रहा, क्रिकेट मैच चल रहा, और वहाँ मटरू की जरूरत है कि मटरू को बुलाया जा रहा है कि मटरू आओ, तुम्हारी जरूरत है, यहाँ टूर्नामेंट चल रहा है। लेकिन मटरू बेचारा जा नहीं पा रहा। क्यों नहीं जा पा रहा? क्योंकि मटरू की मम्मी ने मटरू का हाथ पकड़ रखा है। जो मटरू की मम्मी मटरू को अलाउ ही नहीं कर रही है कि तुम घर से बाहर जाओ।
कह रही बेटा जितना घूमना है, जितना धमा चौकड़ी करना है घर में कर लो, एक कमरा है कमरे में कर लो, घर से बाहर जाओगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, एक बार कोशिश करता है मटरू कि हाथ छुड़ा के भागे, ठीक है, लेकिन जैसे ही बेचारा ये घर के बाहर जाने की कोशिश करता है ना, समझिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा, एक बार कोशिश करता है, मटरू की मम्मी ने मटरू का हाथ पकड़ रखा, यानी कि मटरू को बाउंड कर रखा है, अब रिलेट कर रहे हैं, मटरू को बाउंड कर रखा, नहीं मटरू तुम घर से बाहर नहीं जा सकते हो ना, जितना करना है, जितना घूमना टहरना है घर में कर लो, लेकिन घर से बाहर नहीं जाओगे। ठीक है, मटरू एक बार हिम्मत बनाता है कि चलें बाहर बाहर भाग जाए भाग जाए भाग जाए। इसके पास मतलब कम समझ लो कि इसके पास इतनी औकात नहीं है, इसकी इतनी औकात नहीं है मटरू की कि घर से बाहर जा जाए। फिर भी एक पैर निकालता है, कदम निकालता है, घर से बाहर जाने की कोशिश करता है। जैसे ही एक कदम निकालता है घर से बाहर, ये मटरू की मम्मी मटरू के पापा से कहती हैं, अजी सुनते हो, क्या कहती हैं, अजी सुनते हो आपका लड़का जा रहा है खेलने। तब मटरू के पापा क्या कहते हैं, अरे कहाँ, कहता कहीं नहीं पापा यहीं है, फिर पैर खींच के वापस आ जाता है। यानी कि जैसे ही मटरू अपना एक पैर निकालता है बाहर जाने के लिए, मटरू की मम्मी किसको बुलाती है, मटरू के पापा को, मटरू पापा कहते हैं अरे कहाँ, तो कहीं नहीं पापा, फिर घर में आ जाता है। यानी कि मटरू के पास इतनी एनर्जी नहीं है, मटरू के पास इतनी औकात नहीं है कि मम्मी का हाथ छुड़ा के वो कहाँ चला जाए, ग्राउंड पे चला जाए। अब मटरू को तो ले जाना है ग्राउंड पे, ग्राउंड पे ले जाना, मैच फंसा हुआ है, मटरू बहुत जरूरी है, मटरू पे जाना बहुत जरूरी है। तब रोल में आते हैं, तब इस गेम में आते हैं, इस कहानी में आते हैं पतरू ना। पतरू का मतलब है पतला नहीं, पतरू नाम है, ठीक है। पतरू आते हैं, पतरू आके यहाँ खड़ा हो जाते हैं इसके पास, ठीक है, इससे सट के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं भाग भाग। किसे कहते हैं, मटरू से। पतरू कहता है अपने दोस्त मटरू से भाग, कहता नहीं भाई भागेंगे तो मम्मी मारेगी, मम्मी पापा से कहेगी, पापा फिर रुक लेंगे, तू भाग। कहता नहीं भाई हम नहीं भागेंगे, बहुत डर लग रहा। कहता तू भाग। अब उसको इतना वो चढ़ा दिया कि हम रहते तो भाग जाते, हम रहते तो हाथ छुड़ा के भाग जाते, पापा बोलते रहते हम भाग जाते, क्या होता, कुछ नहीं होगा। इतना उसको चढ़ा दिया ना, कौन, पतरू अपने दोस्त मटरू को इतना चढ़ा दिया, इतना चढ़ा दिया कि अब पटरू के पास क्या आ गई, मटरू के पास क्या आ गई, एक एनर्जी आ गई, अपने आप को समझने लगा राजा है। अब पापा कुछ बोलेंगे अब हम नहीं मानने वाले, अब पैर निकालेंगे, अब तो सीधा ग्राउंड में ही जाकर रुकेंगे। क्या करता है पतरू इसको एनर्जी देता है, ले 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 ले, भाग बेटा भाग भाग भाग, नहीं मानता, भाग नहीं मानता। एक समय ऐसा आ जाएगा कि चल तुम्हारी बात मानते हैं, और उसी समय वो पैर निकालता है, पापा चिल्लाते रह जाते हैं, रे सुन 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 ना, वो गया ग्राउंड में। तो मटरू निकल के कहाँ पहुंच गया, मटरू निकल के ग्राउंड पहुंच गया। ठीक है, ये रही इसकी कहानी। अब पूछोगे सर इतना बड़ा कहानी बता दिया, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट अब समझ में आएगा जब हम क्या बताएंगे, जब बताएंगे कि ये बच्चा देख क्या है, ये क्या है, ये तेरा एक मेटल है, मेटल है ना, धातु है ना, धातु जानते हो ना, ठीक है। धातु में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, जरा रिलेट करना, धातु में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि किससे बंधे होते हैं, न्यूक्लियस से, लूजली बंधे होते हैं, यानी कि बहुत ही कमजोर बंध के द्वारा बने होते हैं। क्यों, क्योंकि अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है तो उसका सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन उसका क्या बोलेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अपने न्यूक्लियस से बहुत लूजली बाउंड होता है, कमजोर रूप से बंधा हुआ होता है, लेकिन बंधा हुआ होता है, न्यूक्लियस पकड़े हुए होता है। तो न्यूक्लियस मतलब क्या हो गया बच्चों, मम्मी, और इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो गया, मटरू। ठीक है, संबंध करना, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, और ये जो दिख रहा ना, ये जो मेटल दिख रहा है वो मेटल क्या है, उसका घर है। मेटल क्या है, इलेक्ट्रॉन का घर है, जहां इलेक्ट्रॉन रह रहा है, जहां इलेक्ट्रॉन रह रहा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से, क्योंकि मेटल के अंदर एटम्स होंगे ना, एटम्स का न्यूक्लियस होगा, नाभिक होगा, नाभिक से क्या है, एकदम कमजोर रूप से बंधा हुआ है। ठीक है, अब जाना तो चाहता है इलेक्ट्रॉन, जाना तो चाहता है, लेकिन जा नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास अपनी उतनी एनर्जी नहीं है कि वो क्या करे, धातु को छोड़ के अपने मम्मी का हाथ छुड़ा के बाहर निकल जाए, यानी न्यूक्लियस से बंध तोड़ के बाहर निकल जाए। ठीक है, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन मेटल्स में ही, यानी अपने घर में ही घूमता रहता है। जैसे कि मटरू क्या करता है, अपने घर में ही घूम सकता है, बाहर नहीं जा सकता। लेकिन अब इसको तो जाना है बाहर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का काम क्या होता है, धारा को प्रवाहित कराना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो हो जाएगा धारा बह जाएगी, हमको धारा बहवाना है इलेक्ट्रॉन से, हमको इलेक्ट्रॉन को उठा के यहां तक लाना है, यानी
कहां तक लाना है, एनोड तक लाना है, एक्सेप्टर प्लेट तक लाना है। अगर इलेक्ट्रॉन उठ के यहां तक आ गया धारा बह जाएगी, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन आएगा कैसे? इलेक्ट्रॉन की तो इतनी औकात नहीं है कुछ मेटल से बाहर आ जाए। क्यों? क्योंकि मेटल उसको अलाउ ही नहीं कर रहा है। जैसे कि इसके पापा इसको अलाउ ही नहीं कर रहे थे, किसको, मटरू को घर से बाहर जाने के लिए, वैसे ही जो एलिमेंट हैं, ठीक है, जो तत्व हैं, जो धातु है, वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अलाउ ही नहीं कर रहा कहां, बाहर जाने के लिए। अब इसी घटना में आते हैं पतरू। पतरू यानी कि बात करें हम लाइट, लाइट क्या है, डुअल नेचर है ना, तो पार्टिकल भी है, एक ऐसे दिखा रहे हैं, लाइट आती है और किससे, इलेक्ट्रॉन से टकरा जाती है, और टकराने के बाद क्या कहती है, भाग, कहता भाग ना। इलेक्ट्रॉन जैसे ही टकराती है उससे ना, कहती है इलेक्ट्रॉन, कौन, फोटॉन जैसे ही टकराते हैं किससे, इलेक्ट्रॉन से, अपनी एनर्जी किसको ट्रांसफर कर देती है, ले तू एनर्जी ले मेरी, अब तू निकल यहाँ से, ठीक है, एनर्जी दे देती है। अब एनर्जी पाके इलेक्ट्रॉन क्या बौखला जाता है। अब तो न मम्मी न पापा, यानी न न्यूक्लियस न मेटल, हम किसी की नहीं सुनेंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाता है, सफिशिएंट एनर्जी, वो क्या करता है, स्किप करके मेटल से बाहर आ जाता है, और जैसे ही क्या करता है, इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, हमारा करंट फ्लो कर जाता है, और इसी पूरी घटना को हम प्रकाश का वैद्युत प्रभाव कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। यानी कि लाइट आई, फोटॉन आया, फोटॉन मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को टकराया और इलेक्ट्रॉन को वहां से बाहर निकाल दिया। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का वैद्युत प्रभाव कहते हैं, ठीक है। अब बात क्या है सर जी, इसमें दो बड़ी चीजें हैं, ठीक है। एक, पहली बात तो इलेक्ट्रॉन के पास उतनी एनर्जी नहीं थी, जब टकराने से पहले इलेक्ट्रॉन के पास उतनी एनर्जी नहीं थी कि वो सरफेस से बाहर आ जाए। क्यों? क्योंकि सरफेस क्या कर रहा, जैसे इलेक्ट्रॉन जा रहा ना, उसको खींचने की कोशिश कर रहा ना, इलेक्ट्रॉन जा रहा उसको खींचने की कोशिश कर रहा। जैसे इसका कॉन्सेप्ट क्यों खींचने की कोशिश कर रहा, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है, जैसे इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, एलिमेंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन क्या ठहरा, नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन खींचे कहां चला जाएगा, मेटल में जाएगा, लेकिन जैसे ही वो उठ के बाहर जाएगा सरफेस से, वैसे ही क्या हो जाएगा, पूरा एलिमेंट पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो फिर क्या कर देगा, उसको खींच लेगा, फिर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो नहीं जा पाएगा। लेकिन जैसे ही फोटॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे देगा, वो जो सरफेस का पॉजिटिव चार्ज है उससे इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। जब उससे इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा तो मुक्त हो जाएगा, और मुक्त हो जाएगा तो करंट फ्लो कराएगा, ठीक है। तो ये जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, नोट करिएगा, ये जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाह रहा है किसको, इलेक्ट्रॉन को। यदि बात करें मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाह रहा है मटरू को, ठीक है, किससे, पतरू से। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी किसको चाह रही है, मटरू को, पतरू से, कि घर से बाहर आ जाए, ठीक है। उसी प्रकार मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाह रही है किसको, इलेक्ट्रॉन को, किससे, फोटॉन से, जिससे क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन अपने मेटल के सरफेस से बाहर आ जाए, ठीक है। इस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन, क्या कहते हैं, कार्य फलन। कैसे डिफाइन करोगे, दो शब्द में कहते हैं कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कम आउट द सरफेस ऑफ मेटल। कहते हैं किसी मेटल के सरफेस के इलेक्ट्रॉन को वह कम से कम ऊर्जा की जरूरत जिससे वो क्या करे, इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर आ जाए, इस पूरी या इस ऊर्जा को, यानी इस प्रकार की ऊर्जा को हम कहते हैं वर्क फंक्शन। क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन। यानी कि इसकी बात करते हैं, वर्क फंक्शन की बात करें हिंदी में बोलते हैं उसको कार्य फलन, ठीक है। क्या होता है, कार्य फलन भी एक प्रकार की ऊर्जा होती है। हम किसको डिफाइन कर दिए, हमने डिफाइन कर दिया किसको, वर्क फंक्शन को, ठीक है। और थोड़ा इसको इरेज करते हैं, मटरू और पतरू की, आई होप कि आपको कहानी समझ में आ गई होगी, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम वर्क फंक्शन को फाई से डिफाइन करते हैं, फाई से ना। ये क्या है, फाई क्या है, एक प्रकार की एनर्जी है। फाई क्या है, एक प्रकार की, बराबर नहीं लिख सकते, फाई क्या है, एक प्रकार की एनर्जी है। इसका जो मात्रक है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है, इसका जो यूनिट है वो क्या आता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। ये कौन सी एनर्जी है, अच्छा ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है मेटल पे। डिपेंड किस पे करता है, मेटल के सरफेस पे, मेटल सरफेस, ये मेटल के सरफेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। मेटल के सरफेस पे डिपेंड करता है। अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग वर्क फंक्शन होता है। जैसे हो सकता है कि जो मटरू के पापा हों, हो सकता है कि सरल स्वभाव के हों, अपने बच्चे को समझते हो, बोल दो जाओ बच्चा, बड़ी आसानी से क्या कर दे, अलाउ कर दे,
ठीक है, कोई एनर्जी की जरूरत ही ना पड़े, तो सबसे अच्छा तो वही है ना मेटल, जो इलेक्ट्रॉन को किसी एनर्जी की जरूरत ही ना पड़े अपने आप भेज दे। लेकिन ऐसा कोई मेटल होता नहीं है, ठीक है, कि बिना कोई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दिए वो ऐसे ही कहते जाओ इलेक्ट्रॉन तुम जाओ, हमको तुमसे कुछ नहीं चाहिए ना, फोटॉन को टकराने की जरूरत ही नहीं है, तुम निकल के चले जाओ, ठीक है। तो ऐसा कोई मेटल होता ही नहीं है जिसके पास क्या हो, जिसको क्या हुआ, जिसके पास कुछ ना कुछ वर्क फंक्शन ना हो। तो कुछ ना कुछ तो होता है, लेकिन जो सबसे कम होगा, जिसमें जिसका वर्क फंक्शन सबसे कम होगा, यानी कि जिसको सबसे कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी अपने इलेक्ट्रॉन को देने के लिए, वो क्या होगा, उसका वर्क फंक्शन कम होगा। और जो बहुत रूड होगा, जो बोलने में बहुत गुस्से वाला होगा, अपने बेटे को अलाउ ही नहीं करेगा, फोटॉन टकराता गया टकराता गया टकराता गया टकराता गया, वो अलाउ ही नहीं कर रहा। लेकिन कब तक, एक फोटॉन भी ठहरा जिद आदमी, वो भी कहेगा हम देते रहेंगे एनर्जी, हम देते रहेंगे, एक समय तो ऐसा आएगा कि एनर्जी इतना मिल जाएगा, क्या कर जाएगा, तुरंत निकल जाएगा, ठीक है। तो वो जो प्रक्रिया है, ठीक है, वो डिपेंड करता है, जो वर्क फंक्शन होता है यानी कार्यफलन होता है, वो डिपेंड करता है कि मेटल का सरफेस कैसा है, ठीक है। तो ये किसका फंक्शन होता है, अच्छा वर्क फंक्शन मतलब, हाँ इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। इसका मतलब है कि मेटल का फंक्शन है, यानी मेटल पे डिपेंडेंट है, ठीक है, लेकिन है ये एक प्रकार की एनर्जी, ठीक है, क्या है ये, एक प्रकार की एनर्जी है। तो फाई बराबर क्या लिखते हैं, फाई बराबर लिखते हैं एच न्यू नॉट, इसको फाई से हम डिफाइन करते हैं, ये हो गया फाई बराबर क्या हो गया, एच न्यू नॉट। वर्क फंक्शन को डिफाइन करते हैं फाई बराबर एच न्यू नॉट। एच क्या है, एच है प्लैंक कांस्टेंट, जैसा कि पहले बताए हैं, एच क्या है, प्लैंक का नियतांक है, और ये क्या है, न्यू नॉट। न्यू नॉट क्या है, ये है फ्रीक्वेंसी। न्यू तो फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन न्यू के नीचे जीरो लगाने का क्या मतलब है, इसको हम पढ़ते हैं न्यू नॉट। न्यू नॉट का मतलब क्या है, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, इसी को तो हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ना, इसी को तो बोलते हैं क्या, न्यू नॉट ही क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसे हिंदी में बोलते हैं क्या, देहली आवृत्ति, ठीक है, देहली आवृत्ति है। न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, देहली आवृत्ति है। कहते हैं देहली आवृत्ति को कैसे डिफाइन करोगे, कहते हैं कि वह न्यूनतम आवृत्ति ना, वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे क्या हो, जो न्यूनतम आवृत्ति की लाइट यानी प्रकाश जो क्या कर दे, इलेक्ट्रॉन को उसके सरफेस से बाहर निकाल दे, उसी को हम क्या कहते हैं, देहली आवृत्ति कहते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि हर प्रकार की कलर की लाइट के लिए इलेक्ट्रॉन का इमिशंस नहीं होता। हम बात कर रहे थे कि जब हम हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे थे, तो हर्ट्ज ने क्या किया था, कैथोड पे किस लाइट को फॉल कराया था, यूवी रेस को, यानी अल्ट्रा वायलेट को फॉल कराया था, तभी इलेक्ट्रॉन का इमिशन हुआ था। अगर उसकी जगह कोई और लाइट फॉल कराते तो नहीं होता। किसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के लिए ही इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो रहा सरफेस से, वही क्या है हमारी, वो जो पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी है, एक फिक्स फ्रिक्वेंसी आवृत्ति है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को दोस्तों बोलते हैं देहली आवृत्ति। और देहली आवृत्ति डिपेंड किस पे करता है, वो वर्क फंक्शन पे डिपेंड करता है। हो सकता है कि मेटल दूसरा हो तो उसके लिए देहली आवृत्ति दूसरी हो सकता है मेटल दूसरा हो उसके लिए देहली आवृत्ति दूसरी हो सकता है कोई मेटल अल्ट्रा वायलेट से इलेक्ट्रॉन का इमिशन कर रहा हो सकता है कोई होगा इंफ्रारेड से इलेक्ट्रॉन का इमिशन कर रहा हो। तो वो डिपेंड करता है कि वो सरफेस कैसा है। तो सरफेस के अकॉर्डिंग देहली आवृत्ति हमारी डिसाइड होती है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटाओ तो 5 प्रोपोर्शनल किसके होता है, न्यू नॉट के। यानी कि कार्यफलन जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, उसकी देहली आवृत्ति पे। कार्यफलन जो होता है वो उसकी देहली आवृत्ति पे निर्भर करता है। यानी कि अगर मेटल का और कार्यफलन किस पे डिपेंड करता है, कार्यफलन जो होता है यानी वर्क फंक्शन जो होता है वो डिपेंड करता है मेटल पे। तो अगर मेटल चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग उसकी देहली आवृत्ति भी चेंज होती जाएगी। और फाई को कैसे डिफाइन करते हैं, फाई बराबर होता है एच न्यू नॉट, जहां एच क्या है दोस्तों, एच जो है हमारा प्लैंक कांस्टेंट है और फाई नॉट क्या है, देहली आवृत्ति है। यानी इंग्लिश में बोले तो उसको क्या कहते हैं, हम इंग्लिश में बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यही बात हुई। यानी फाई की वैल्यू आई, फाई बराबर क्या हो गया, एच न्यू नॉट। ठीक है, अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा। जैसे कि मान लो ये सरफेस है, ठीक है, अगर एक घटना फिर से हम जिक्र करते हैं, ये सरफेस है, ये सरफेस का इलेक्ट्रॉन है ना, ये बेचारा इसको 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए ना। सरफेस कह रहा है कि देखो इलेक्ट्रॉन, अगर तुमको हमारे यहाँ से जाना है तो हमको 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दो, तभी हम तुमको जाने देंगे। क्या करने देंगे, तभी हम जाने देंगे। यानी मेटल का वर्क फंक्शन कितना है, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मेटल क्या मांग रहा है, इलेक्ट्रॉन से क्या मांग रहा है, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मांग रहा है। लेकिन इलेक्ट्रॉन के पास उतनी एनर्जी अभी है नहीं।
तो इलेक्ट्रॉन बेचारा फंस गया। अब जाए तो जाए कैसे, उसको जाना है। लेकिन यदि जो लाइटियां आ रही है, जिन जो फोटोन आ रहा है, ये जो फोटोन इससे टकरा रहा है ना, यदि फोटोन इसको कुछ एनर्जी दे दे, मान लो इलेक्ट्रॉन के पास 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है ना, ठीक है। हर पार्टिकल अगर रेस्ट पे होता है एक्सेप्ट फोटोन, जिसके पास कुछ ना कुछ मास होता है, तो उसकी रेस्ट मास एनर्जी होती है। यदि इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी कितनी होती है, 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी रेस्ट मास एनर्जी होती है, ठीक है। MeV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे निकालेंगे, वो E बराबर क्या कर देंगे, E बराबर m0c² से निकाल लेंगे। इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास रख देंगे 9.1 × 10⁻, ठीक है, और c² यानी 3 का 3 × 10 क्या कर देंगे, 8 का स्क्वायर कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, उसकी रेस्ट मास एनर्जी आएगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन अगर रेस्ट पे भी है मेटल में, तो उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है। मान लो इलेक्ट्रॉन के पास पहले ही 5 वोल्ट की एनर्जी थी और मेटल उससे क्या कर रहा है, मेटल क्या कर रहा है, मेटल 20 वोल्ट इलेक्ट्रॉन की वोल्ट की एनर्जी मांग रहा है। यानी मेटल का वर्क फंक्शन कितना है, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो इलेक्ट्रॉन से मांग रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन तुम मुझे इतना दे दो, मैं तुमको कहूंगा तुम जाओ। अब इलेक्ट्रॉन को 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए ही चाहिए। लेकिन अगर जो लाइट आ रही है, अगर इसको 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे दे, ऐड करा दे, तब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सरफेस से बाहर आ जाएगा, लेकिन भी कहीं जाएगा नहीं। क्यों, क्योंकि अगर ये 15 ही दिया तो 15 पास 20, तो टोटल 20 इसके पास एनर्जी ही है, और 20 ये दे दिया, दे के खत्म हो गया। फिर इलेक्ट्रॉन क्या आ गया, फिर रेस्ट पे आ गया। अब तो निकल तो गया सरफेस से, लेकिन मूव नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि कुछ एनर्जी बची ही नहीं ना, ठीक है। अगर तुम मान लो कि एक आदमी है, एक आदमी क्या है, एक आदमी के पास 100 रुपए उधार है, 100 रुपए क्या है, उधार है। उसके पास खुद का 25 रुपए है ना, दूसरा वो आदमी 100 रुपए किसी का उधार लिया, ठीक है। चलो बात करते हैं इसके, ये आदमी एक है, ये आदमी फर्स्ट है, ठीक है। इस आदमी फर्स्ट ने आदमी सेकंड से क्या कर रखा है, 100 रुपए उधार ले रखा है, ठीक है। अगर बात करें 100 रुपए उधार ले रखा है, ठीक है, ठीक है, हिंदी लिखते हैं, 100 रुपए उधार ले रखा है, और अभी इसके पास 25 रुपए है प्रेजेंट टाइम में जेब में। ये दूसरा आदमी इसको बांधे हुए है, कह रहा है जब तक मेरा 100 रुपए दोगे नहीं हम जाएंगे नहीं। लेकिन इसको क्या करना है, इसको मार्केटिंग करने जाना है, इसको कपड़े खरीदने हैं। अब 25 रुपए लेके, 25 रुपए है तो इसके पास, लेकिन 100 रुपए उधार भी तो लिया है इसको अभी 75 रुपए और देने हैं, क्योंकि ये जाने नहीं दे रहा, बांध के रखा हुआ है, मालिक है, ये मजदूर है, ठीक है, जाने नहीं दे रहा है, ठीक है। तो अगर किसी तरह कोई एक अच्छा नेक बंदा आ जाए, इसे 75 रुपीज दे दे, तो 75 + 25 मिला के ये 100 रुपए इसको दे देगा, उधार चुकता। लेकिन बेचारा मार्केटिंग कैसे करेगा, अब तो उसके पास एक भी रुपए नहीं बचा। 25 रुपए + 75 रुपए जो दूसरा बंदा दे गया था, मिलाकर उसने 100 रुपए दे दिया, खत्म बात। अब वो जाएगा कहां, मार्केटिंग क्या करेगा। ठीक यही प्रकार, ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, मान लो कुछ 15 वोल्ट की एनर्जी दे दी, इलेक्ट्रॉन को 15 वोल्ट की एनर्जी दे दी, इलेक्ट्रॉन ले तो लिया, लेकिन लेने के बाद क्या हो गया, वो सरफेस को दे दिया, सरफेस बाहर निकाल दिया, अपने घर से बाहर निकाल दिया। अब इलेक्ट्रॉन आ तो गया घर से बाहर, अब जाएगा कहाँ, उसके पास कुछ एनर्जी ही नहीं ना है, एनर्जी नहीं तो जाएगा कहाँ से, ठीक है। तो जाने के लिए अगर मान लो कि 15 वोल्ट ना देने के बजाय ये दे दिया होता 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी, तो 20 + 25 इलेक्ट्रॉन के पास टोटल कितनी एनर्जी होती, उसकी रेस्ट मास एनर्जी प्लस 20 वोल्ट जो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो दिया है फोटोन, कितनी हो जाती है 25। इसको कितने देता, 20 देता, बचता कितना 5, और ये 5 लेके क्या कर जाता, वो बाहर चला जाता और मार्केटिंग करता, घूमता रहता। यानी जो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिलती ना, उससे वो क्या करता, मूव कर जाता है। यानी जो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है वो उसके काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है, किसमें, गतिज ऊर्जा में, समझिएगा। तो निकलने के लिए, सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो लाइट इंसिडेंट हो रही है ना, जो लाइट टकरा रही है, जो फोटोन टकरा रहा है, उसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, मेटल के वर्क फंक्शन के बराबर होना चाहिए, मेटल के वर्क फंक्शन के बराबर होना चाहिए, या तो उससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। मान लो 20 वोल्ट की इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चाहिए थी, ये इलेक्ट्रॉन है, मेटल पे है, ठीक है, मेटल पे है, इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है, ठीक है, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए थी। ये फोटोन इलेक्ट्रॉन को 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे रहा है, कहां जाएगा, नहीं जाएगा ना, क्योंकि 20 तो चाहिए, फोटोन क्या कर रहा है, 19 ही दे रहा, नहीं जाएगा। लेकिन अगर ये 21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे दे, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, 20 इसको दे देगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके बाहर निकल जाएगा। तो जो लाइट इंसिडेंट हो रही है ना, जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, उसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, उसके वर्क फंक्शन से ज्यादा होना चाहिए या वर्क फंक्शन के बराबर होना चाहिए। ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन निकल के मूव भी कर जाएगा, और अगर बराबर होगा तो इलेक्ट्रॉन बस निकलेगा, मूव नहीं करेगा। समझ रहे हो, अगर नाइट जो एनर्जी जो इंसिडेंट हो रही है, उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर हो गई तो इलेक्ट्रॉन निकल तो जाएगा मेटल के सरफेस पर, मूव नहीं करेगा। लेकिन अगर ज्यादा हो गई तो क्या करेगा,
निकल भी जाएगा और मूव भी कर जाएगा, यानी काइनेटिक एनर्जी भी गेन कर लेगा। ठीक है, तो ये कहते हैं कि जो इंसिडेंट एनर्जी है वो क्या होना चाहिए, इसके वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए, किसके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना को अंजाम देने के लिए, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना को अंजाम देने के लिए। ठीक है, बात करें ये इंसिडेंट, हम एक फोटॉन की बात करें, ये क्या है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट। मान लो कि वो लाइट क्या है, एक फोटॉन है, तो एक फोटॉन की कितनी एनर्जी होती है, एच न्यू, यानी कि जो लाइट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी h इंटू न्यू इंसिडेंट, क्योंकि एनर्जी किसकी लिख रहे हैं, इंसिडेंट लाइट की, जो लाइट आ रही है उसकी एनर्जी लिख रहे हैं, तो h लिखें, क्योंकि एनर्जी बराबर क्या होता है, एनर्जी बराबर एक फोटॉन की क्या होती है, h न्यू। चूंकि यहाँ इंसिडेंट लिख रहे हैं, यानी कि जो लाइट टकरा रही है उसकी एनर्जी लिख रहे हैं, तो क्या होगा, h इंटू न्यू इंसिडेंट, और वर्क फंक्शन क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू कितनी होती है, h न्यू नॉट होती है वर्क फंक्शन, अभी तो बताए हैं। ठीक है, तो एच एस से कैंसिल हो गया अगर, तो यहां से न्यू इंसिडेंट क्या हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा, न्यू नॉट, यानी कि जो लाइट टकरा रही है, ध्यान से देखना, इसका मतलब क्या है कि जो लाइट टकरा रही है उसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, न्यू नॉट से बड़ी होनी चाहिए या तो बराबर होनी चाहिए, यानी कि जो लाइट टकरा रही है ना उसकी आवृत्ति अगर देहली आवृत्ति से बड़ी है या बराबर है तभी क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, यानी क्या होगा, सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। अन्यथा अगर ऐसा कुछ केस हो गया कि न्यू इंसिडेंट इज लेस देन, ठीक है, क्या हो गया, न्यू नॉट, इस केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, और ये पूछा भी जाता है कंपटीशन एग्जाम में, इस केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। कब होगा, जब लाइट जो इंसिडेंट कर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी बराबर हो या बड़ी हो, किससे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। थ्रेशोल्ड क्या फ्रीक्वेंसी होती है, वो वर्क फंक्शन पे डिपेंड करती है, वो मेटल पे डिपेंड करती है, इससे बड़ी होगी या इसके बराबर होगी तभी सरफेस से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होगा। ठीक है, यही घटना था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्शन के लिए। अच्छा ठीक है, अगर हम बात करें न्यू बराबर क्या होता है, सी अपॉन लेमडा, यदि इंसिडेंट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या है, ज्यादा है, तो इंसिडेंट जो वेवलेंथ होगा वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या होगा, कम होना चाहिए। क्यों, क्योंकि दोनों में इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी होती है। देखो न्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन लैम्डा, यानी इसका लैम्डा कम होगा और इसका लैम्डा ज्यादा होगा। तो ये घटना ये भी होता है कि अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो जो लाइट इंसिडेंट हो रही, जो लाइट टकरा रही है, जो फोटॉन्स आ रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन की जो फ्रीक्वेंसी है, यानी कि देहली आवृत्ति की से ज्यादा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और अगर वेवलेंथ के टर्म में बात करें तो वेवलेंथ जो लाइट का जो वेवलेंथ है, लाइट का जो तरंग दैर्ध्य है ना, वो तरंग दैर्ध्य छोटा होना किससे चाहिए, देहली तरंग दैर्ध्य से, यानी कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से। तो ये रहा, ये घटना कब होती है, ये होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए ये दो कंडीशंस फॉलो होने चाहिए। ठीक है, अब बात आती है कि अब हम बात आते हैं कि इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो गया, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का इमिशन कितने प्रकार से हम कर सकते हैं और कौन कौन से मेथड है। एक तो आपने देख लिया कि फोटॉन आया, फोटॉन सरफेस पे टकराया, इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि उसने क्या किया है, देखो ये फोटॉन आया है ना, अपनी एनर्जी दे दी ना इलेक्ट्रॉन को, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करा, फोटॉन की एनर्जी लेके आया है, इसीलिए इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा ना सरफेस से आफ्टर गेनिंग सम एनर्जी फ्रॉम फोटॉन, तो उसको क्या कहेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जो करंट बहेगा उस इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो करेगा, उसको बोलेंगे फोटो करंट। और इस पूरी घटना को हम क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आपका क्वेश्चन ये होता है कि क्या केवल एक ही तरीका है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का सरफेस से, तो हमारा जवाब होगा नहीं, हमारे पास 3 और ऐसे तरीके हैं। एक तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जान गए ना, लाइट को इंसिडेंट कराएं एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी के, एक निश्चित फ्रीक्वेंसी की लाइट को क्या करें, मेटल पे इंसिडेंट कराएं, वहां से क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। इस पूरी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का वैद्युत प्रभाव कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट बहता है उसे फोटो करंट बोलते हैं। ठीक है, ये तो एक घटना हुआ। दूसरी क्या है, अच्छा वो जो फ्रीक्वेंसी है, जो निश्चित आवृत्ति है, उसको क्या बोलते हैं, वो निश्चित आवृत्ति बड़ी या बराबर किसकी होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, देहली आवृत्ति से। और जो उसका वेवलेंथ है, ठीक है, वो किसके बड़ी छोटा होना चाहिए, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से। तो ये दोनों घटना यहाँ होती है। अब दूसरा और क्या तरीका है, अच्छा एक चीज आएगा ना, इसका जो मात्रक आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। ठीक है, तो फाई बराबर क्या होता है, h न्यू नॉट इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये क्या करता है, ये वर्क फंक्शन है। ठीक है, क्या है, वर्क फंक्शन है। ये किस पे डिपेंड करता है, मेटल पे डिपेंड करता है। अगर मेटल चेंज करोगे तो क्या होगा, कम होता है। और सबसे कम सीजियम का होता है 1 पॉइंट समथिंग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, आई थिंक
सबसे कम सीजीएम बेचारा बहुत सीधा होता है, टकराओ लाइट फट से इलेक्ट्रॉन को दे देगा, कोई जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। और ये लाइट की कम ही एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन की कम ही एनर्जी से क्या कर जाएगा, वो निकल जाएगा, ठीक है। तो ये होता है वर्क फंक्शन। और न्यू नॉट क्या होता है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, एक निश्चित आवृत्ति होती है। अगर इस निश्चित आवृत्ति से ऊपर की ही लाइट क्या करेगी, इंसिडेंट करेगी, तभी क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। और ये न्यू नॉट किस पे डिपेंड करती है, ये भी मेटल पे ही डिपेंड करती है। क्यों, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वर्क फंक्शन पे, और वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड करता है, मेटल पे। तो जब वर्क फंक्शन मेटल पे डिपेंड करता है तो वर्क फंक्शन से रिलेटेड जो उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, यानी दहली आवृत्ति है, वो भी किस पे डिपेंड करेगी, वो भी डिपेंड करेगी मेटल पे ही, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ इमिशन। तो इमिशन में जो पहला टाइप होता है, अगर बात करें टाइप ऑफ इमिशन की, हेडिंग यहाँ लिख लेना, टाइप ऑफ इमिशन की बात करें तो इमिशन भी कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। एक हमने जान लिया फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, पढ़ लिया उसके बारे में, अभी और पढ़ेंगे, लेकिन उसमें क्या होता है बता दिया था। पहला जो होता है वो होता है थर्मल इमिशन, थर्मल इमिशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मेटल से नहीं निकल रहा, मेटल से निकल नहीं रहा है, हमने क्या कर दिया, हीट दे दिया, नीचे से उसको क्या कर दिया, गरम किया, गरम किया, गरम किया, गरम किया। गरम करते करते क्या होगा, इलेक्ट्रॉन थर्मल एनर्जी को गेन कर लेगा। उष्मा दे रहे हो ना, उष्मा भी क्या है, एक प्रकार की एनर्जी है। तो उस उष्मी एनर्जी को क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, और क्या कर जाएगा, मेटल के बैरियर से, मेटल के रुकावट से, यानी कि मेटल के वर्क फंक्शन से बाहर आ जाएगा। जब मेटल के वर्क फंक्शन से बाहर आ जाएगा तो क्या कर जाएगा, करंट फ्लो पड़ जाएगा। उस करंट को क्या बोलेंगे, थर्मल करंट। और जो उसकी वजह से जो हमारा क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसे थर्मल इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो क्या होता है, थर्मल इमिशन होता है, यानी उष्मा देते जाओ, उष्मा देते जाओ, उष्मा देते जाओ, क्या होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे उष्मा लेके वाइब्रेट करना शुरू होगा, ऐसे कंपन आके धीरे धीरे उसका एम्पलीट्यूड बढ़ते बढ़ते इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा, खट से बाहर निकल जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, वो सरफेस से बाहर निकल जाएगा। उसे क्या बोलते हैं, थर्मल इमिशन। दूसरा होता है फील्ड इमिशन। इतना ये जरूरी है नहीं, बट जानना जरूरी है कितने प्रकार की इमिशन होते हैं, फील्ड इमिशन, ठीक है। ये देखो, ये मेटल का सरफेस है, ये इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बहुत सारे, हम एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को क्या पसंद है, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन को क्या पसंद है, पॉजिटिव चार्ज। वो कहां जाना चाहता है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। सपोज दैट मैंने यहाँ कोई एक पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, यहाँ एक मैंने क्या लगा दिया, रॉड लगा दिया, उस रॉड पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन क्या चला जाएगा, खींचे चला जाएगा, वो कहां चला जाएगा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ चला जाएगा। उसी को बोलते हैं फील्ड इमिशन, यानी कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया ना, मेटल के बीच में मैंने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। तो पॉजिटिव वाला प्लेट जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 प्लेट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाला प्लेट इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव अट्रैक्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार क्या बोलते हैं कि फील्ड इमिशन। और तीसरा जो होगा ना, वो उसको होता है सेकेंडरी इमिशन, ठीक है, सेकेंडरी इमिशन। और ये सेकेंडरी इमिशन में क्या होता है, सेकेंडरी इमिशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन है मेटल के सरफेस में, मैं एक इलेक्ट्रॉन को लूँ, जैसे कंचा खेलते हो ना, जैसे जमीन पर कंचा रहता है, ऐसा कंचा मारते हो, कंचा छटक के दूसरा बाहर चला जाता है। उसी प्रकार एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ने की बात करें, इलेक्ट्रॉन पकड़ नहीं पाएंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराएंगे पोटेंशियल देके, विभव देके। हमने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को लिया और ऐसे मारा दूसरे इलेक्ट्रॉन पर निशान लगा के। तो जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन पर जाएगा तो पहला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे देगा, और वहां दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा, सरफेस से निकल जाएगा, छटक के बाहर निकल जाएगा ना, ठीक है। तो ये होता है सेकेंडरी इमिशन, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसको सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। तो ये वही फिनोमेना, कैसे हमने इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराया कुछ पोटेंशियल देके, वो जग गया इलेक्ट्रॉन, ठीक, मेटल का जो इलेक्ट्रॉन है उसको इंसिडेंट किया, टकराया, और अपनी एनर्जी किसको दे दी, इलेक्ट्रॉन को दे दी, इलेक्ट्रॉन उसकी एनर्जी गेन करके बाहर आ गया, ठीक है। इसको घटना को बोलते हैं सेकेंडरी इमिशन। तो 3 प्रकार का इमिशन पढ़ा, और एक इमिशन होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन क्या होती है, एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट, जिसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर या उसके बराबर की लाइट क्या करती है, जब सरफेस पे गिरती है तो सरफेस के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बाहर निकल आते हैं। इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का वैद्युत प्रभाव बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होती है उसे फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और उसकी वजह से जो करंट फ्लो करता है उसे फोटो करंट बोलते हैं, ठीक है। और जो वो निश्चित आवृत्ति होती है, ठीक है, उसके ऊपर की आवृत्ति, जो निश्चित आवृत्ति उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, यानी कि दहली आवृत्ति बोलते हैं। वो किस पे डिपेंड करता है, वो वर्क फंक्शन पे डिपेंड करता है, और वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड करता है, मेटल पे डिपेंड करता है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी किस पे डिपेंड करती है, मेटल पे ही डिपेंड करती है। अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो सकती है। माना कि कोई सीजियम का प्लेट है, उसमें अल्ट्रावायलेट गिराया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, लेकिन अगर वही सीजियम के प्लेट पे तुम कोई और लाइट गिराओगे, ठीक है, तो नहीं निकलेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, वर्क फंक्शन पे, और वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड करता है, मेटल पे। ये चीज लिख लेना, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, फ्री इलेक्ट्रॉन इन मेटल पढ़ लिया, ठीक है।
टाइप्स ऑफ एमिशन पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट ऑफ वेव फंक्शन पढ़ लिया, वर्क फंक्शन पढ़ लिया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पढ़ लिया, और लास्ट में बचता है क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क है क्या, व्हाट इज दैट क्वेश्चन मार्क। अब हम बातें हैं कि लाइट जो इंसिडेंट हो रही है, लाइट जो गिर रही है, लाइट को जो एनर्जी आ रही है, लाइट क्या कर रही है, एकदम गाना गीत गुनगुनाते हुए आ रही है, गनगन गनगन करते हुए आ रही है, इलेक्ट्रॉन से टकरा रही है, बम, इलेक्ट्रॉन से टकराई, इलेक्ट्रॉन को क्या कर दी, अपना पूरा एनर्जी दे दी, अपनी पूरी एनर्जी दे दी। जब एनर्जी दे दी, जब उसके पास कोई एनर्जी नहीं बची, तो फोटॉन क्या हो जाएगा, एकदम सुस्त, यानी कि वो रेस्ट पे आ जाएगा। और जब जानते हैं कि रेस्ट पे फोटॉन का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि फोटॉन का रेस्ट मास एनर्जी कितनी होती है, रेस्ट मास कितना होता है, 0। जब फोटॉन रेस्ट पे आ गया तो फोटॉन गायब, फोटॉन दिखेगा ही नहीं, फोटॉन गायब। ये तो कॉन्सेप्ट है। ऐसे गुनगुनाते हुए आया, गुनगुन करते हुए गया, इलेक्ट्रॉन से टकराया, बूम, इलेक्ट्रॉन से टकराया, सोचो जरा, गुनगुन करते हुए आया, गुन करते हुए इलेक्ट्रॉन से टकराया, बूम, ठीक है, अपनी क्या कर दी, एनर्जी पूरी दे दी इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दी, और क्या हुआ, फोटॉन क्या गरम, सुस्त, सुस्त होने का मतलब फोटॉन गायब, क्योंकि पूरी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करती। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अब गुनगुनाएगा, गुनगुन थोड़ी सी एनर्जी किसको देगा, मेटल को, जो उसको चाहिए वर्क फंक्शन के रूप में, जो भूखा है वो, जो मेटल का भूख है उसको देगा, बकेट लेके क्या कर जाएगा, निकल जाएगा। तो देख रहे हो, लाइट की एनर्जी आ रही है, वो इलेक्ट्रॉन को दे रही, पूरी तरह इलेक्ट्रॉन को दे रही है। इलेक्ट्रॉन अब उसको कहाँ खर्चा करेगा ना, इलेक्ट्रॉन कहाँ खर्चा करेगा, कुछ खर्चा करेगा उसके वर्क फंक्शन में, कुछ तो एनर्जी जाएगी टकराने में, ऐसे टकरा के बूम से ना टकराएगा, तो कुछ ऊर्जा उसमें भी रिलीज होगी, दूसरा ऊर्जा कहाँ जरूरत होगा, उसको वर्क फंक्शन में देने में, और तीसरी एनर्जी कहाँ जाएगी, इलेक्ट्रॉन को मूव करने में, काइनेटिक एनर्जी में। तो कहीं ना कहीं ऊर्जा का संरक्षण है। जो लाइट की एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा ना, वो उसको 3 भाग में बांट रहा है। तो हम कहते हैं कि जो एनर्जी ऑफ लाइट है, जो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट है, जो लाइट की एनर्जी है, वो कहाँ कहाँ खर्चा हो रही है, वो एनर्जी खर्चा हो रही है किसमें, कोलिजन में ना। जैसे कि ये है इलेक्ट्रॉन, देखो ये है फोटॉन, ये नीचे वाला ब्लू मार्क हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन, ये ऐसा है, टकराया, तो टकराने के दौरान क्या होगा, ऊर्जा कुछ नष्ट होगी ना। और अब जैसे टकराया, इस क्या करिए, फोटॉन ने किसको एनर्जी ट्रांसफर कर दी, इलेक्ट्रॉन को। अब धीरे धीरे फोटॉन खत्म, क्यों, क्योंकि अब रेस्ट पे होगा, तो फोटॉन का रेस्ट मास कितना होता है, 0 होता है, नहीं फोटॉन का अस्तित्व तो खत्म, ठीक है। अब जो एनर्जी है इसके पास, अब एनर्जी ये क्या करेगा, अब एनर्जी कुछ ऐसे मेटल को देगा, जो मेटल को चाहिए इसको बाहर देने के लिए, ठीक है, जो मेटल से उधार है इसको देगा, उसके बाद जितना बचेगा वो काइनेटिक एनर्जी लेके साथ मूव कर जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, जो लाइट इंसिडेंट हो रही है वो कहाँ खर्च हो रही है, कोलिजन में, यानी संघट्ट में, टकराव में, प्लस किस में खर्च हो रही है, वर्क फंक्शन में। वही क्या हो रहा, वर्क फंक्शन में खर्च कर रहा, प्लस जो बच रहा है ना, वो क्या कर रहा, काइनेटिक एनर्जी में खर्च कर दे रहा। इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या कर रहा है, ये जो फोटॉन जो है, ये फोटॉन जो है, ठीक है, ये फोटॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी दे रहा है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है, फोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रहा, तो इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को क्या कर रहा है, 3 तरीके से खत्म कर रहा। कैसे, ये हमारा क्या है, फोटॉन है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो फोटॉन जो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रहा है अपनी, तो इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से खर्च कर रहा है, एक तो कोलिजन में खर्च हुआ, ठीक है, टकराने में, दूसरी किस में खर्च हुई, धातु को देने में, मेटल को देने में, जो उसका वर्क फंक्शन के रूप में जो उसको जरूरत है, और तीसरा जो बचेगा ना, वही बचेगा, वही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उसी काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव करेगा। तो कहीं ना कहीं जो इंसिडेंट लाइट है उसकी एनर्जी कहाँ कहाँ खर्च हो रही है, कोलिजन में, प्लस वर्क फंक्शन में, प्लस काइनेटिक एनर्जी में। तो हम कहें कि एनर्जी ऑफ फोटॉन क्या है, कंजर्व है। हमने पहले ही बुलाया था, पहले ही बताया था, क्या कंजर्व रहता है, एनर्जी और मोमेंटम दोनों क्या कंजर्व रहते हैं, कोलिजन के दौरान, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के दौरान, कोलिजन के दौरान क्या कंजर्व रहते हैं, मोमेंटम पूछता है, मोमेंटम और टोटल एनर्जी। और 2 चीजें क्या रहती है हमारी, कंजर्व रहती हैं, हम 2 चीजें हमारी बदलती नहीं है। बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, केवल बदलता क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन, यानी कि इंटेंसिटी भले घट बढ़ सकती है। क्यों, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि सरफेस कैसा है। यदि सरफेस अब्जॉर्बिंग है, सरफेस फोटॉन को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो इंटेंसिटी घट जाएगी, और सरफेस क्या कर रहा है, फोटॉन को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, तो सरफेस इंटेंसिटी नहीं घटेगी। 2 चीजें हमेशा नियत रहती है, क्या, मोमेंटम और क्या हो, टोटल एनर्जी। तो यहाँ पे देखो एनर्जी का कंजर्वेशन है, जो एनर्जी लाइट लेके आ रही है, एक्चुअली 3 भाग में खर्च हो रही है, किसमें, कोलिजन में, वर्क फंक्शन में, और काइनेटिक एनर्जी में। अच्छा, ये जो कोलिजन की एनर्जी कहाँ से हो सकती है, ये हो सकती है 0 टू इंसिडेंट लाइट की। ये कहाँ से, इसका रेंज कहाँ तक हो सकता है, जो कोलिजन की एनर्जी है, वो जो टकराने में जो ऊर्जा नष्ट हो रही है, उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, वो 0 भी हो सकती है, और मिनिमम 0 हो सकती है, और मैक्सिमम कहाँ हो सकती है, जितनी एनर्जी की लाइट उस पर टकरा रही है,
ठीक है, वहां तक ही बताते हैं क्या होता है। वर्क फंक्शन कितना हो सकता है? वर्क फंक्शन डिपेंड करता है मटेरियल पे कि मटेरियल कैसा है, तो मटेरियल देख के हम बता देंगे कि वर्क फंक्शन कितना है। ठीक है, मटेरियल देख के बताएंगे, एलिमेंट देख के बताएंगे हमारा वर्क फंक्शन कितना है। और काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है हमारा 0 to E इंसिडेंट माइनस 5, ये हमारा काइनेटिक एनर्जी। कैसे? जैसे कि इस चीज को एक कॉन्सेप्ट से समझते हैं ना, एक चीज नोट कर लिया, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, इस चीज को इरेज करते हैं। ठीक है, देखिएगा जरा, अब इस चीज को देखिएगा। जैसे कि हमने क्या कहा कि ये इंसिडेंट लाइट है ना, इसकी एनर्जी कहाँ खर्च हो रही है? कोलिजन में प्लस वर्क फंक्शन में प्लस काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, हम बोले कि लाइट मान लो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेके आ रहा है और वर्क फंक्शन कितना है? वर्क फंक्शन मान लो इसका है 1, इसका मान लो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को एनर्जी चाहिए। जिस मेटल में इलेक्ट्रॉन है उस मेटल का वर्क फंक्शन कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो मेटल पे डिपेंड करता है, पहले बताए हैं। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन जो टकराया फोटॉन, जो फोटॉन टकराया इलेक्ट्रॉन से, तो हो सकता है कि कोलिजन के दौरान हो सकता है कि ये पूरी की पूरी एनर्जी क्या हो जाए? कोलिजन के दौरान ही खत्म हो जाए। हो सकता है टकराया और टकराने के दौरान इतनी एनर्जी क्या हो, पूरी की पूरी दौरान क्या हो जाए? कोलिजन के दौरान ही खत्म हो जाए। टकराने के दौरान ही 20 वोल्ट एनर्जी खत्म। जब 20 वोल्ट एनर्जी यहीं खत्म हो जाएगी तो आगे क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी हमारा कितना हो जाएगा? 0। वर्क फंक्शन तो मेटल पे डिपेंड करता है। जब तक वर्क फंक्शन को 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी नहीं मिलेगी, ये इलेक्ट्रॉन को जाने ही नहीं देगा। ठीक है, तो इसका तो मेटल पे डिपेंड करता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0, इलेक्ट्रॉन निकला ही नहीं अभी। ठीक है, दूसरा सिनेरियो ये है कि 20 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इसने दिया। हो सकता है कि क्या कर जाए? कोलिजन के दौरान 0 एनर्जी खर्च हो, यानी ऐसा कोलिजन हो कि कोई ऊर्जा नष्ट ही ना हो कोलिजन के दौरान। ठीक है, तो इस प्रकार से होगा तो हमारी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? अब 20 वोल्ट तो ये दिया, इसके कोलिजन के दौरान एनर्जी खत्म 0। ठीक है, वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन क्या, वर्क फंक्शन को 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देगा, बकिया जितना बचेगा 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी एनर्जी हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी के साथ क्या करेगा? मूव करेगा। 2 सिनेरियो है, क्या हो सकता है? एक जो ये किसके बराबर? 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर है? इंसिडेंट लाइट की एनर्जी के बराबर। तो ई कोलिजन किसके कितने, उसका रेंज क्या हो सकता है? या तो 0 हो सकता है या तो क्या हो जाए? इंसिडेंट हो जाए, जो लाइट आ रही है पूरी एनर्जी उसकी खा जाए। तो इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे। और ये जो 18 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्चुअली लिखे क्या है? वो लिखे हैं इंसिडेंट, मतलब 20 में से 2 घटा के लिखे हैं, यानी कि ई इंसिडेंट माइनस 5। तो हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या हो सकता है? 0 भी हो सकता है। कब? जब पूरी एनर्जी कोलिजन के दौरान खत्म हो जाए। और क्या हो सकता है? ई इंसिडेंट माइनस 5। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि अब मान लो कि कुछ और वोल्ट इन्हें ऑब्जर्व कर लिया, वो डिपेंड करता है। तो इसने इसका रेंज हो सकता है। और जब हम बोल रहे हैं ना, ये जो इसकी 0 हो जाएगी, 0 एनर्जी कब होगी? कोलिजन के दौरान, जब कोलिजन क्या होगा? परफेक्टली इलास्टिक, पूर्ण संघट होगा। प्रत्यास्थ क्या बोलते हैं शायद, परफेक्टली इलास्टिक होगा ना। संघट कैसा होगा? परफेक्टली इलास्टिक होगा। और क्या बोलते हैं? इनइलास्टिक कोलिजन के लिए हमारी क्या होती है? हमारी एनर्जी जो है हमारी क्या कहती है? पूरी की पूरी नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो हमारा 2 तरीके से कोलिजन हो सकता है। इलास्टिक कोलिजन हो सकता है, इनइलास्टिक कोलिजन हो सकता है। अगर इलास्टिक कोलिजन हुआ इलेक्ट्रॉन और फोटॉन के बीच में, तब तो कोलिजन के दौरान एनर्जी खत्म नहीं होगी, 0 होगी, यानी कि ये वाला टर्म हम क्या कर देंगे? ये वाला टर्म 0 कर देंगे। लेकिन अगर इनइलास्टिक कोलिजन हुआ तो कुछ ना कुछ एनर्जी खत्म होगी कोलिजन के दौरान, तब हम इसको 0 नहीं करेंगे, तब ये इक्वेशन होगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? तब बताएंगे कि अब जो आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसमें और इस वाले फॉर्मूले में क्या अंतर है। ठीक है, आई होप कि ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, कैसे इंसिडेंट एनर्जी कितनी हो सकती है? 0 से इंसिडेंट, और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है? इंसिडेंट माइनस 5 तक, जैसा मैंने ये एग्जांपल लेके बताया है। ठीक है, आई होप कि ये चीजें समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो डिस्कशन करते हैं कि आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में और ये काइनेटिक एनर्जी का क्या इक्वेशंस होता है। ठीक है, अब हम धीरे धीरे पहुंच गए हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। बहुत हम लोगों ने लाइट के बारे में जान लिया और हमने इमिशंस के बारे में जान लिया, फ्री इलेक्ट्रॉन इन मेटल के बारे में जान लिया। और ये आशा है कि ये मेरा लेक्चर आज का आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और उन बच्चों तक शेयर करो जो अभी तक यहाँ तक नहीं पहुँच गए, और उनको बताओ कि देखो कितनी ईजी वे में हम लोग चीज़ों को समझ पा रहे हैं, एक एग्जाम्पल से मटरू और पतरू का। ठीक है, तो ये चीज को शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी कि लेक्चर नंबर 6 में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें। बाय बाय, टाटा, जय हिंद।